हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कारक केस। आइए पढ़ते हैं कारक के बारे में। भाषा को प्रवाहमय बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि शब्दों का आपस में संबंध स्थापित किया जाए। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। अदिति नेहा कुछ कहा, माताजी भिखारी भोजन दे रही है, मयंक रेल बैठा है। इन वाक्यों में सार्थक शब्दों के होते हुए भी इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इन्हें पुनः देखिए। अदिति ने नेहा से कुछ कहा, किसने किससे क्या। माताजी भिखारी को भोजन दे रही है, कौन किसे क्या। मयंक रेल में बैठा है, कौन कहाँ। इन वाक्यों में ने से को में कारक के चिन्ह हैं। इन्हें विभक्तियां कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। इनके द्वारा ही संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट होता है। तो बच्चों, कारक के मदद से ही हम किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को पहचान पाते हैं। तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। आइए जानते हैं कारक के भेद। कारकों की संख्या 8 है। निम्नांकित तालिका में कारक के 8 भेदों के नाम उनकी विभक्तियां सहित दिए गए हैं। आइए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कारक कर्ता, अर्थ क्रिया का करने वाला, कारक चिन्ह ने। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, को। करण, क्रिया का साधन, से द्वारा के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, के लिए। अपादान, क्रिया जिससे अलग होना बताएं तुलना करें, से। संबंध, जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, का के। अधिकरण, क्रिया के होने के स्थान काल में पर। संबोधन, संबोधित संज्ञा हे अरे। तो बच्चों, ये थे कुछ कारक और उनके कारक चिन्ह। आइए इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है। जैसे राधा ने कहानी सुनाई, मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन वाक्यों में कहानी सुनाने का काम राधा कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा भाई कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा, किंतु दूसरे वाक्य में यह प्रयोग नहीं हुआ है। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो, तभी ने का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। वर्तमान काल और भविष्यत काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। जैसे अमर विद्यालय जाएगा। आगे है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी इस पर सर्क का प्रयोग नहीं होता। जैसे पिताजी ने राधा को बुलाया, राधा कहानी सुनाती है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। यानी जिन वाचक में प्राण नहीं होते, जिन शब्दों में प्राण नहीं होते, उनमें को नहीं लगता। प्रथम वाक्य में राधा प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। करण कारक, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। जैसे मैं चाकू से फल काटता हूँ, हम बस से स्कूल जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है।
जैसे हम बस द्वारा जम्मू गए, समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं। आगे है संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी हम सबके लिए कपड़े लाए, माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी। इन शब्दों में हम सबके लिए और नौकरानी को संप्रदान कारक है। आगे है अपादान कारक। वाक्य में आए जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम पद किसी से अलग हो रहे हैं या किसी की किसी के साथ तुलना की जा रही है, इसे हम अपादान कारक कहेंगे। इन वाक्यों में मैदान से, पेड़ से अपादान कारक। संबंध कारक। ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं। इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। इसके परसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे मेरा भाई, उसकी बहन, राम का मित्र आदि। अधिकरण कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, कबूतर छत पर बैठे हैं। इन वाक्यों में आंगन में और छत पर अधिकरण कारक हैं। आगे संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता। इसके लिए अरे, हे, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिक नहीं लगता, जैसे बच्चों, भाइयों, छात्रों, बहनों आदि। कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। आइए बच्चों पढ़ते हैं। कर्म कारक व संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों के प्रयोग व अर्थ में अंतर है। कर्म कारक का को उस स्थान के साथ प्रयोग किया जाता है जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक का को उस संज्ञा के साथ प्रयोग होता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। उदाहरण के लिए कर्म कारक पुलिस ने चोर को पकड़ा और संप्रदान कारक पुलिस ने चोर को खाना दिया। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पाठ्य सामग्री दी। आइए जानते हैं करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण व अपादान दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु दोनों के अर्थ के प्रयोग में अंतर है। करण कारक में से क्रिया के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए बच्चे ने लाठी से फल तोड़ा, बच्चे ने पेड़ से फल तोड़ा। वह रेलगाड़ी से आया, वह स्टेशन से घर पहुंचा। तो बच्चों यह थे कुछ कारक। आपने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।